अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में काई कबीले में सब लोग खाना खा रहे होते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें ये दिन दिखाया। हर एक मेरे गुंदोज की बेगुनाही पर कायल था। अरफू साहब कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक बड़ी गद्दारी को रोक लिया है। हमने साजिशों को तोड़कर तबाह कर दिया। अलबिलगाय खातून की दानिशमंदी इस अमल में सबसे बड़ी हिस्सेदार है। अलबिलगाय कहती है, अल्लाह का शुक्र है हमने मिलकर इस आग को रोक लिया है जिससे हमारे दरमियान काफी ज्यादा खून बहना था। उस दौरान मैंने बहुत से लोगों को तकलीफ दी। मैं सबसे माफी मांगती हूँ। ये सुनकर सब अलबिलगाय खातून को माफ कर देते हैं। अरफू साहब मौसीकारों को गाना गाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर मौसीकार गाना गाने लग जाते हैं। अरफू साहब कहते हैं, एक बार फिर साबित हो गया कि हर एक जंग में हमारे लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक बहुत जरूरी है। अब हम किसी भी दुश्मन और गद्दार को अपने अंदर घुसने नहीं देंगे। हम मजलूमों के लिए उम्मीद होंगे और जालिमों के लिए एक डरोना ख्वाब। इस तरह अरफू साहब सबका हौसला बढ़ाते हैं। उसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। अरफू साहब और हाइमा खातून भी सलजान के साथ खेमे में आ जाते हैं। अरफू साहब कहते हैं, सलजान खातून अब मुझे मेरे भाइयों के बारे में बताओ, वो सब कैसे हैं? ये सुनकर सलजान खातून काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और कहती है, गुंदोगदू और सुंगरतकीन साहब ने मुझे मेरे बेटे के साथ यहाँ भेज दिया और कहा कि तुम अरफू साहब के पास जाओ, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो जरूर इस मुसीबत से निकलने का रास्ता निकालेगा। बात सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे कबीले की भी है। मंगोल हमारे कबीले को हरासा कर रहे थे, इसलिए हमारे शोहरों को दूसरे सिपाहियों के साथ पहाड़ों में पनाह लेनी पड़ी। उन्होंने हम सब खवातीन को यहाँ भेज दिया, लेकिन मंगोल अभी भी उनकी तलाश में हैं। ये सुनकर अरफू साहब और हाइमा खातून काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सलजान उन्हें खत देते हुए कहती है, उन्होंने ये खत आपके लिए भेजा है। अरफू साहब सलजान से वो खत लेकर पढ़ने लग जाते हैं। सराय में अमीर बहाउद्दीन खड़ा होता है। इतने में बेबोलत वहाँ आ जाता है। अमीर बहाउद्दीन कहता है, आपकी बेपनाह कोशिशों की वजह से रियासत हमेशा आपकी मकरूज रहेगी। बेबोलत कहता है, मैं आपके लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। फिर बेबोलत अपने सिपाही को संदूक लाने के लिए कहता है। ये सुनकर सिपाही संदूक अंदर ले आता है। जैसे ही सिपाही संदूक खोलता है, उसमें काफी ज्यादा लोगों के कटे हुए सर होते हैं, जिससे काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है। अमीर बहाउद्दीन उन्हें देखकर अपने सिपाहियों से कहता है, इसे जल्दी से बाहर ले जाओ। ये सुनकर सिपाही उस संदूक को बाहर ले जाते हैं। अमीर बहाउद्दीन कहता है, गुंदोगदू का कटा हुआ सर कहाँ है? बेबोलत कहता है, उसने अपने भाइयों समेत पहाड़ों में पनाह ले ली है। हमसे उनके निशानात खो गए हैं, लेकिन मेरे सिपाही उनके पीछे हैं। वो आज नहीं तो कल उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। मुझे जैसे ही मेरे बाबा के कत्ल के बारे में पता चला, मैं फौरन रवाना हो गया। अमीर बहाउद्दीन कहता है, हमें सब मालूम हो गया है कि आपके बाबा का कातिल कौन है। मुकदमे में दरागोस नामी आदमी का जिक्र आया है, जिसने आपके बाबा को कत्ल किया है। अलबिलगाय खातून ने भी अपनी शिकायत वापस ले ली है। काई कबीले में आर्तुक साहब खत पढ़ रहे होते हैं। दूसरे खामे में सब लोग परेशान बैठे होते हैं। सलजान कहती है, हमने सुना है कि इन कातलों का लीडर जिसका नाम अलबासी है, वो एक तुर्क है। ये सुनकर अरफू साहब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, जितना जल्दी हुआ मैं उस दलील को ढूंढ कर रहूंगा, लेकिन ये वक्त हमें हिम्मत दिखाने का है। अब आप अपने बाकी कबीले के यहाँ पहुँचने से पहले सारी तैयारियां मुकम्मल कर लें। आप हमारी खवातीन में शामिल होंगे। मेरे भाइयों को तलाश करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन हमने यहाँ जो बातें की उस बारे में किसी को पता न चले। ये कहकर अरफू साहब आर्तुक साहब के खेमे में आ जाते हैं और आकर कहते हैं, इस खत में क्या लिखा है आर्तुक साहब? आर्तुक साहब कहते हैं, गुंदोगदू साहब ने इस खत में मंगोलों के बारे में खुफिया मालूमात लिखी हैं। अरफू साहब कहते हैं, हमें इस बारे में सफेद दाढ़ी वालों को आगाह करना चाहिए। अब सिपाहियों से जाकर कहो कि वो मेरे पास आए, मैंने उन्हें कुछ बताना है। ये सुनकर आर्तुक साहब वहाँ से चले जाते हैं। सराय में अमीर बहाउद्दीन और बेबोलत खाना खा रहे होते हैं। अमीर बहाउद्दीन कहता है, क्या सलजान और उसका बेटा तुम्हें जानते हैं? बेबोलत कहता है, मैंने अपना फर्ज इस तरह पूरा किया है कि मुझे कोई पहचान न सके। वो मुझे सिर्फ अलबासी के नाम से जानते हैं। अमीर बहाउद्दीन कहता है, आला, अब तुम्हें सबसे पहले अपने कबीले का सरदार बनना है। फिर तुमने ये पता लगाना है कि सलजान खातून अरफू के पास क्यों आई है, और इस संदूक के बारे में पता लगाओ जिसमें रियासत की खुफिया मालूमात हैं। मुझे शक है कि अरफू ने वो संदूक हासिल कर लिया है। काई कबीले में सब सिपाही अरफू साहब के पास पहुंच जाते हैं। अरफू साहब कहते हैं, सलजान खातून का कबीला यहाँ आ रहा है, इसलिए वो यहाँ तैयारियां कर रही है। हमने उन्हें खुशामदीद कहना है। उनके खेमे तबाह हो चुके हैं। आर्तुक साहब, आप एक तैमूर उस्ताद के साथ मिलकर खेमे लगवाने का काम मुकम्मल करें। हमने तातिन वकील से भी मिलना है। उसको मालूम होगा कि कौन सी चीजें कहाँ से मिलती हैं। बामसी कल हम अपने सिपाहियों के साथ रवाना होंगे। हमने गुंदोगदू भाई के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी होंगी। तुर्ग, तुम कल लाइस की तरफ जाओगे। वो ये समझता है कि उसने गुंदोग को
गिरफ्तार करके मुझसे सोना लेकर जीत गया है, लेकिन मैंने अभी भी उससे अपना हिसाब मुकम्मल करना है। उसे जाकर कहना कि वो मुझे 10,000 सोने के सिक्के दे, वरना मैं सगोल बाजार में कोई ताजर नहीं आने दूंगा। ये कहकर अर्तु साहब सबको वहाँ से भेज देते हैं और खुद सगोल बाजार में पहुँच जाते हैं। अर्तु साहब ताजर मक्की से कहते हैं, बाजार में हमेशा मुहतात रहना, दरागोश के आदमी बाजार में हर जगह हो सकते हैं। तुम्हारे खानदान वाले आ रहे थे, उनका क्या हुआ? ये सुनकर ताजर मकीस कुछ देर सोचने के बाद कहता है, हाँ वो जल्द यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये सुनकर अर्तु साहब वहाँ से चले जाते हैं। अंदर अलबिलगाय खतून बैठी होती है। मैंगो कहती है, आप जैसी खूबसूरत खतून को अब आप जैसे बहादुर और खूबसूरत सरदार की जरूरत है। अलबिलगाय कहती है, ये किस्मत की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि मेरा इतना जल्दी किसी बहादुर आदमी से सामना हो सके। मैंगो कहती है, अर्तु साहब एक बहादुर सरदार हैं। ये सुनकर अलबिलगाय खतून ख्याल सोचने लग जाती है। जब हफ्सा खतून ने उससे कहा था कि उस्मान की पैदाइश के बाद हलीमा सुल्तान फौत हो गई थी, तब से अर्तु साहब अपने 3 बेटों के माँ और बाप दोनों हैं। ख्याल सोचने के बाद अलबिलगाय खतून मैंगो से कहती है, अर्तु साहब कभी भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी बीवी को कभी नहीं बुला सकते। मैंगो कहती है, अर्तु साहब को भी अब अपने खैमे के लिए खतून की जरूरत है, इसलिए वो इस बात पर राजी हो जाएंगे। इतने में ताज अंदर आ जाता है और आकर कहता है, हमारे सरदार यहाँ पहुँच गए हैं। सलजान खतून भी अपने बेटे के साथ सराय आई है। ये सुनकर अलबिलगाय खतून बाहर आ जाती है। बाहर दरागोश खड़ा होता है। वो अलबिलगाय खतून से कहता है, अदालत में हर चीज जाहिर हो गई है, मैं पहले की तरह आपको मालूमात पहुँचाता रहूंगा जो आपके लिए बहुत काम की होंगी। अलबिलगाय खतून कहती है, शुक्रिया, अब से मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अब अर्तु साहब पर पूरा एतमाद है। अदालत में सच्चा इंसाफ हो गया है, लेकिन असल कातिल को वो मिलना है जिसका वो हकदार है, इसलिए अब से तुम अर्तु साहब को मालूमात पहुंचा सकते हो। ये कहकर अलबिलगाय खतून वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद दरागोश अपने आप से कहता है, क्योंकि तुमने भी अर्तु के साथ गठजोड़ कर लिया है, अब तुम भी उसके साथ मरोगे। अंदर आतुक साहब अर्तु साहब के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं, हुजूर सफेद दाढ़ी वालों ने हमें वो पैगाम भेज दिया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अर्तु साहब कहते हैं, मैं जुमे की नमाज के बाद रवाना हो जाऊंगा। आतुक साहब कहते हैं, लाइस ने भी पैगाम भेजा है, वो भी तुर्गा से मिलने के लिए रजामंद है। अर्तु साहब कहते हैं, आज वो जानेगा कि असल फंदा कैसे लगाया जाता है। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, हुजूर अलबिलगाय खतून आपसे मिलना चाहती है। अर्तु साहब कहते हैं, उसे अंदर भेजो। उसके बाद अलबिलगाय खतून अंदर आ जाती है और आकर कहती है, मेरे कबीले के सरदार यहाँ पहुँच गए हैं, अगर आप राजी हो तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। हम इन जमीनों पर आबाद होना चाहते हैं जो आपने फतह की हैं। काई कबीले में सब खवातीन बैठी होती हैं। सलजान कहती है, अगर अर्तु साहब इजाजत दें तो हमने अपने लिए एक मुनासिब जगह ढूंढ ली है, मैं इस मामले को खुद देखूंगी। हफ्सा खतून कहती है, आप खुद को तकलीफ ना दें, हम सब खवातीन के साथ मिलकर ये काम संभाल लेंगे। हाइमा खतून कहती हैं, सलजान तुम्हारी आमद ने हमारे कबीले में एक नई ताकत डाल दी है, मैं बहुत थक गई हूँ, अब से तुम मेरा बोझ संभालोगे, अब से तुम खवातीन की इंचार्ज हो। उसके बाद हाइमा खतून हफ्सा खतून से कहती हैं, बेटी तुम सलजान के साथ मिलकर उसकी मदद करोगे ताकि उसका बोझ हल्का हो सके। ये सुनकर हफ्सा खतून वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सलजान खतून कहती है, अलबिलगाय खतून अर्तु साहब से मोहब्बत करती है। मैंने दावत के दौरान अलबिलगाय खतून को देखा था, वो मुसलसल अर्तु साहब को ही देख रही थी। हाइमा खतून कहती हैं, बेटी तुम मुझे गलत ना समझो, मुझे यकीन है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें नजर आ रहा है। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।